नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हम लोगों ने सिंधु सभ्यता के कुछ टॉपिक को डिस्क्रिप्टिव पढ़ लिया था। आज हम लोग उन्हीं टॉपिकों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं वो क्वेश्चन कौन से हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसे लोथल का गोंदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा है। यानी इसमें क्या पूछा गया है, नदी का नाम पूछा गया है और क्या जुड़ा हुआ है, गोंदी क्षेत्र। गोंदी या गोंदीवाड़ा या इसी को हम लोग बंदरगाह भी कहते हैं, बंदरगाह। यानी वह क्षेत्र जहां पर व्यापारिक जहाज आके रुकते हैं उसी को क्या कहा जाता है, गोदी कहते हैं, गोदी या गोंदीवाड़ा, गोंदीवाड़ा। तो उस क्षेत्र का नाम बताना है। दोस्तों आप देखेंगे जैसे ये गुजरात है, तो गुजरात में एक नदी है भोगवा नदी। कौन सी नदी है, पीछे हमने डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया है, भोगवा नदी। तो इसी के किनारे स्थित है कौन सा, लोथल। लोथल, तो लोथल से क्या मिला हुआ है, एक गोंदीवाड़ा मिला है। तो नदी का नाम क्या है, भोगवा नदी है। ये नदी है और इसी के किनारे क्या है, ये बंदरगाह स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से नाम पट्टिका मिली है। नाम पट्टिका का मतलब है एक ऐसा साइन बोर्ड जिसमें 10 अक्षर मिले हैं। तो ये दोस्तों नाम पट्टिका आपका मिलता है धौलावीरा से। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता के वो स्थल कौन सा है जहाँ से नाम पट्टिका मिला है, या इसी को साइन बोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, साइन बोर्ड। तो साइन बोर्ड या इसी को नाम पट्टिका भी कहते हैं। तो कहाँ से मिला है, धौलावीरा से। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये पूछा गया है इसमें कितने अक्षर हैं। तो इसमें अक्षरों की संख्या कितनी है, 10 है, जो कि चित्रात्मक रूप से है। अगला हम लोग देखते हैं, किस हड़प्पा स्थल से नगर के एक ऐसे असामान्य विन्यास के चिन्ह मिलते हैं जिसमें एक ही किले के अंदर बस्तियों के 3 अलग अलग सीमांकित क्षेत्र हैं। दोस्तों अगर सिंधु सभ्यता के स्थलों की बात करें तो ज़्यादातर 2 टीले मिले हैं। उनमें जो पूर्वी टीला था जब उसकी खुदाई की गई है तो वो सामान्यतः ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर सामान्य लोग रहते थे। कौन रहते था, सामान्य लोग। सामान्य लोग का मतलब है आम पीपुल, यानी आम लोग रहते थे। और जब दूसरे टीले की, पश्चिमी टीले की खुदाई हुई तो यहाँ से दुर्ग मिला है। लेकिन एक ऐसा भी स्थल था जहाँ से 3 अलग अलग मिले हैं, तो ये मिला है धौलावीरा से। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सूची, प्राचीनतम प्राप्त की सूची को प्राप्त स्थल के साथ सुमेलित कीजिए तथा उनके कूट इसमें हमने नहीं दिया है, केवल आपको समझने के लिए, सुमेलित करवाने के लिए इसको बना दिया है। तो कांसे की नर्तकी कहाँ से मिलती है। तो दोस्तों आप जब सिंधु सभ्यता को बारीकी से पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि जितने पुरुष प्रधान तथ्य हैं वो कहाँ से मिलते हैं, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से। ये सामान्यतः ऐसा लॉजिक आप लगा सकते हैं। और महिलाओं से संबंधित जो है कहाँ से, हड़प्पा से प्राप्त होते हैं। तो इस चीज को हम लोग ध्यान देके आपको इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कांसे की नर्तकी कहाँ से मिली है, तो नर्तकी का काम क्या है, नृत्य दिखाना। तो जाहिर सी बात है ये कहाँ गई होगी, मोहनजोदड़ो गई होगी, क्योंकि ये पुरुष प्रधान क्षेत्र था, मान सकते हैं। उसके बाद धूसर पाषाण पुरुष
नृत्य आकृति का है, तो ये कहाँ से मिलता है? क्योंकि ये नर्तक पुरुष है, तो ये महिलाओं के बीच में यानी हड़प्पा गया था। फारस की खाड़ी से जो है, फारस की खाड़ी की एक मुद्रा है, वो कहाँ से मिलती है? लोथल से, क्योंकि यहाँ पर बंदरगाह था, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आने के चांस ज़्यादा भी होते हैं, एक लॉजिक भी है। उसके बाद अग्निवेदिकाएं कहाँ से मिलती हैं? तो वो कालीबंगा से। अग्निवेदिकाओं का मतलब है जहाँ पर वो हवन पूजन किए जाते हैं। तो अग्निवेदिकाएं दो तरीके की मिली हैं, गोल मिली हैं और वर्गाकार भी मिली हैं। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता निवासियों के पश्चिमी एशिया के साथ समुद्री व्यापार संबंधों के निर्विवाद साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहने का मतलब है सिंधु सभ्यता के लोगों के या मेलुहा के लोगों के पश्चिम एशिया, ओमान, फारस, दिलमुन, मेसोपोटामिया, ये पश्चिम एशिया में आते हैं। तो यहाँ से व्यापारिक संबंधों के निर्विवाद साक्ष्य मिलते हैं, यानी कोई ये नहीं कह सकता है कि व्यापार नहीं होता था। निम्न में से कौन सी निर्यातित वस्तु नहीं थी? तो निर्यातित वस्तुओं में आप देखेंगे, देखिए मयूर था, हाथी दांत की चीजें दोनों जगह से प्राप्त मिली हुई है। लेकिन घोड़ा के संबंध में अगर हम बात करें तो सिंधु सभ्यता में घोड़े के साक्ष्य बहुत कम मिले हैं। कहाँ से? घोड़े के साक्ष्य कम मिले हैं। घोड़ा जो है मूलतः आर्यों ने व्यापक मात्रा में क्या किया था? प्रयोग किया था। किसने? आर्यों ने। तो घोड़े के साक्ष्य बहुत कम मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नृजातीय तत्व हड़प्पा स्थलों के कंकाल के अवशेष में नहीं मिलता है? ये ध्यान दीजिएगा, कौन सा ऐसा स्थल है जो जहां से कंकाल नहीं मिलते हैं? ठीक है ना? कौन सी प्रजाति है जहां के कंकाल नहीं मिलते हैं? आमतौर पर 5 प्रजातियां देखने को मिलती हैं, लेकिन ऑप्शन की वजह से ये 4 ही प्रजातियां दी गई हैं। तो सिंधु स्थलों के उत्खनन जब हुआ तो वहां से 11 कंकाल प्राप्त हुए और इनका मानवीय क्या हुआ? परीक्षण हुआ कि ये कौन सी प्रजाति के थे। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि अल्पाइन के भी मिलते हैं, मंगोलायड के मिलते हैं और भूमध्य सागरी, यानी इसी को हम द्रविडियन भी कहते हैं, यहाँ से करीब 6 कंकाल मिलते हैं। 6 कंकालों का अध्ययन किया गया है। तो 11 में से 6 का मिलने का मतलब है हड़प्पा को किसने बसाया था? माना जाता है भूमध्य सागरी या द्रविडियन को माना जाता है। लेकिन यहाँ पर निग्रेटो प्रजाति के अवशेष नहीं मिलते हैं, तो यही आपका उत्तर सही हो जाता है। कौन से नहीं थे? निग्रेटो नहीं था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित स्थलों में से किस एक स्थल की खुदाई से प्रस्तर युग से हड़प्पा संस्कृति तक निरंतर वास और संस्कृत विकास का प्रमाण देते हैं? कहने का मतलब है वो सिंधु सभ्यता का वो कौन सा स्थल है जहां से हड़प्पा से लेकर आदिमानव से यानी पाषाण युग से हड़प्पा संस्कृति तक लगातार यानी निरंतर बसने के साक्ष्य मिलते हैं। तो वैसे कई स्थल हैं, इनमें से जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ से लगातार साक्ष्य मिलते हैं, हालांकि दैनाबाद से भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों के अनुसार आप मेहरगढ़ लगाएंगे। तो मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ेगा, बलूचिस्तान प्रांत में पड़ेगा। तो मेहरगढ़ की बड़ी व्यापक पैमाने में क्या हुई? खुदाई हुई। यहाँ से कृषि के बहुत बड़े मात्रा में साक्ष्य मिलते हैं। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से वो कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदुकुश के उत्तर में स्थित है? तो दोस्तों अगर हम सिंधु सभ्यता के बारे में देखें तो 3 देशों में फैली थी। पहला था अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया।
तो ये 3 देशों में फैली थी। तो सबसे पश्चिम में, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में अफगानिस्तान पड़ता है। तो हिंदकुश पर्वतमाला इन दोनों के बीच के आसपास की सीमा बनती है। तो वहाँ का अफगानिस्तान का एक स्थल है सोर्तगोई। तो ये हिंदकुश के उस पार यानी पीछे पड़ेगा उस तरफ। तो आप ये कह सकते हैं कि सोर्तगोई जो है गोई, ये अफगानिस्तान में पड़ेगा और हिंदकुश के उत्तर में पड़ेगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कलर चेंज हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी एक संपूर्ण हड़प्पा संस्माला में निर्मित पकी ईंटों का विशालतम संरचना है? दोस्तों, अगर इस प्रश्न के बारे में हम लोग समझें तो सिंधु सभ्यता के बहुत सारे स्थल हैं जहां पर पकी ईंटों का प्रयोग किया गया था, लेकिन ये पूछ रहा है हड़प्पा संस्कृत माला में निर्मित पकी ईंटों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहां पर हुआ है? तो दोस्तों, पकी ईंटों का ज्यादातर इस्तेमाल कहां पर हुआ है? तो पकी ईंट का इस्तेमाल करने जहां पर पानी का प्रयोग हुआ है वहां पर पकी ईंटें जरूर लगाई गई हैं। तो जाहिर सी बात है, दो चीजें हैं, एक बृहत स्नानागार है और दूसरा क्या है, लोथल का गोंदीवाड़ा। दोस्तों, जो गोंदीवाड़ा था यानी जो बंदरगाह था, या इसी को हम लोथल डॉकयार्ड कह सकते हैं, ये सबसे बड़ा स्थल था जो कि पकी ईंटों का निर्मित था, जबकि बृहत स्नानागार का इतना बड़ा आकार नहीं था। क्योंकि लोथल वहां पर बंदरगाह था, तो जाहिर सी बात है भारत के भी जलयान रुकते रहे होंगे और जो विदेशों से व्यापार करने के लिए आते रहे होंगे तो वहाँ उनके भी जो है जहाज रुकते रहे होंगे। तो डॉकयार्ड के सबसे बड़े जो है सबसे बड़ा था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार अवस्थित था। यानी हड़प्पा में जो एक तो हड़प्पा कल्चर है, पूरे हड़प्पा की बात कर रहे हैं, एक हड़प्पा स्थल है वहां अन्नागार अवस्थित था यानी स्थित था। क्या था? स्थित था। तो हड़प्पा के अन्नागार स्थित था। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था। कौन सी नदी? रावी। और इसी का प्राचीन नाम परुश्रीणी नदी था, ठीक है ना, जो कि आगे वैदिक काल में हम लोग बात करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में वो कौन सा स्थान है जो गुजरात में नहीं है? ठीक है ना। तो आप देखेंगे गुजरात का प्लेस हम आपको बना के यहाँ पे दिखाते हैं। तो आपका सुरकोतडा भी गुजरात में था, रंगपुर भी गुजरात था और देशलपुर भी गुजरात में था। लेकिन कांगेनडोर जो है कहाँ पर था? ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ईरान की सीमा से करीब 40 किलोमीटर पश्चिम में था। यानी इसका सीमा जो है किससे? ईरान से मिलती हुई थी। तो ये प्रश्न विशेष में कई बार पूछा गया है। ये सिंधु स्थल का सबसे पश्चिमी क्षेत्र भी माना जाता है खुदाई के अनुसार जो स्थल मिले अभी तक। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से वो कौन सा हड़प्पा स्थल समुच्चयों में से है जहां मतलब ऐसे ढांचे प्राप्त हुए हैं जिनमें अग्निवेदिकाएं हैं? तो अग्निवेदिकाएं आपकी दो जगह से मिलती हैं, वो है बनावली और कालीबंगा से। अग्निवेदिकाएं एक तरीके से ऐसी चीजें हैं जिससे माना जाता था कि यहाँ पर सिंधुवासी क्या करते थे, हवन सामग्री या पूजा पाठ करते थे। तो जो लोथल और बनावली और कालीबंगा है, यहाँ से क्या मिली हैं? अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। हमें क्या बताना है? अग्निवेदिकाएं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हड़प्पा काल का एक ऐसे कांसे का रथ जिसमें 2 बैल जोड़ी जुती हुई है और इसमें से एक नग्न मानव आकृति चला रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थल की खुदाई से प्राप्त हुआ है? दोस्तों, जैसे आप ऐसे एक रथ देखेंगे और ये एक मानव जो है इसी पे क्या है? खड़ा हुआ है।
तो और ये क्या है, नग्न है। तो ये कहाँ से मिला है, ये आपका दैमाबाद से मिला है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि ये स्थल कहाँ पर है, तो ये दैमाबाद में है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा काल के एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुई है। तो आपका एक स्थल है जहां पर देखिएगा, लोथल भी एक स्थल था जहां से गोंदीवाड़ा दिखाई देता है, लेकिन ये कह रहा है कि उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था दिखाई पड़ती है, यानी अत्यंत उन्नत बेहतरीन अवस्था में। और बेहतरीन अवस्था में एक ही स्थल था, वो कौन सा था, धौलावीरा। धौलावीरा के बारे में बताया गया था कि यहाँ पर से 3 टीले मिले हैं, और एक निचला नगर, दूसरा दुर्ग, और तीसरा था मध्यनगर। और इन स्थलों की 3 तरफ से क्या है, जलाशय बनाए गए थे, ठीक है ना। क्या बनाए गए थे, जलाशय बनाए गए थे। तो जल प्रबंधन की जो उन्नत प्रणाली थी वो आपका धौलावीरा से देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। और दिखाएंगे, और आप देखिएगा जितना भी आपने डिस्क्रिप्टिव पढ़ा था सारे प्रश्न आपको वहीं से सॉल्व हो गए। तो आज की क्लास में आज यहीं तक। अगली वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि क्या टॉपिक होगा। ओके, थैंक यू।